हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू लॉ आफ्टर कॉलेज। आज की वीडियो में हम लैंडमार्क जजमेंट्स को कवर करेंगे। एक सीरीज हमने स्टार्ट की थी जिसमें हमने आपको कहा था कि हम आपको 30 लैंडमार्क जजमेंट्स कवर कराएंगे आपके एग्जाम तक। जितने भी लैंडमार्क जजमेंट्स हैं और आप किसी भी लॉ एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये ऐसे केसेस हैं जिनमें से सवाल हमेशा बनते ही बनते हैं। 6 लैंडमार्क जजमेंट्स ऑलरेडी आपके कवर हो चुके हैं। आज की वीडियो में भी हम कुछ जजमेंट्स को कवर करेंगे। उसके बाद आपके पास 1 या 2 और वीडियो आएगी जिसके अंदर आपके सारे लैंडमार्क जजमेंट्स कवर कर दिए जाएंगे। ये जजमेंट्स रेंज करते हैं राइट फ्रॉम 1950 से लेके 2024 तक जितने भी केसेस हैं उनमें से हमने पिक किए हैं कुछ इंपॉर्टेंट रेलेवेंट केसेस जो जनरली आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारा ये स्टडी मटेरियल भी है जो आपको लैंडमार्क केसेस के ऊपर मिल जाता है, जिसके अंदर आपको कॉम्प्रिहेंसिव जजमेंट समरीज देखने को मिल जाती है राइट फ्रॉम 1950 से लेके 2024 तक। सारे सब्जेक्ट के भी लैंडमार्क केसेस कवर्ड हैं। इस मटेरियल के ऊपर अगर आप और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं या इसे अवेल करना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप चैट की लिंक अवेलेबल है, वहां जाके आप हमसे बात कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला केस है बिजॉय इमैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। 1986 का ये केस है। इसके अंदर बेसिकली क्या इशू रहता है, 3 स्टूडेंट्स रहते हैं जो स्कूल असेंबली हो रही होती है, उस टाइम पे नेशनल एंथम हो रहा होता है। तो ये 3 बच्चे क्या करते हैं, ये नेशनल एंथम को नहीं गाते हैं लेकिन रिस्पेक्टफुली खड़े रहते हैं। इसको देख के स्कूल अथॉरिटीज इन्हें फोर्स करती हैं कि नेशनल एंथम को गाए। उसके बावजूद जब ये नेशनल एंथम को नहीं गाते हैं तो इन्हें एक्सपेल कर दिया जाता है। अब यहाँ पे जब केस कोर्ट के पास जाता है तो पता चलता है कि ये जेनोवा विटनेस सेक्ट से बिलोंग करते हैं, जिनका एक जेन्युइन रिलीजियस बिलीफ है कि आपको नेशनल एंथम या कोई भी ऐसी चीज नहीं गानी है, उस टाइम पे आप साइलेंट रह सकते हैं। जजमेंट में कोर्ट हमसे ये कहती है कि ये जो आपने स्टूडेंट्स को एक्सपेल किया है ये करके और उन्हें फोर्स करके कि आप नेशनल एंथम गाओ, आप उनकी आर्टिकल 19 की राइट और आर्टिकल 25 की राइट को वायलेट कर रहे हैं। आर्टिकल 19 यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू साइलेंस, इसको भी एक फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन कहा गया है ओवर द ईयर सुप्रीम कोर्ट ने डिफरेंट केसेस में। और उसके बाद फ्रीडम ऑफ रिलीजन में, इनके रिलीजन में, इनके जेन्युइन रिलीजियस बिलीफ में, ये जो सेक्ट है इनके जेन्युइन रिलीजियस बिलीफ में कहा गया है कि आपको साइलेंट रह सकते हैं आप उस टाइम पे। तो ये राइट का भी वायलेशन है। अगर हम इस केस का की टेक अवे देखें तो ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये केस ये चीज एस्टैब्लिश करता है कि भले ही नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट करने की बात हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कही गई है वो बिल्कुल अपनी जगह सही है, लेकिन अगर किसी की जेन्युइन रिलीजियस बिलीफ है और उसके हिसाब से वो इंसान ये चूज करता है कि वो साइलेंट रहेगा, वो डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, वो बस चुपचाप शांति से खड़ा है, वो बस गा नहीं रहा है, तो यहाँ पे ये राइट टू साइलेंस एक फंडामेंटल राइट है जो आर्टिकल 19 और आर्टिकल 25 में यहाँ पे जेनोवा विटनेस सेक्ट के बच्चों को प्रोवाइड की गई। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट केस पे जो है इंदिरा शौन्य वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 1992 का ये केस है, मंडल कमीशन केस से फेमस है ये केस। ये केस बेसिकली रिजर्वेशन के टॉपिक पे बात करता है और कहीं ना कहीं आर्टिकल 16 से लिंक्ड है ये केस। तो इस केस में 3 बातें कही गई, मेजर 3 बातें ही कही गई। सबसे पहली बात तो ये कि यहाँ पे ओबीसी का रिजर्वेशन हो रहा था, 27% ओबीसी के रिजर्वेशन को चैलेंज किया गया, जिसपे कोर्ट ने कहा कि 27% ओबीसी का जो रिजर्वेशन है ये एब्सोल्युटली वैलिड है, लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि 50% सीलिंग लिमिट है। यानी कि आप SC, ST, OBC जिनका भी रिजर्वेशन कर रहे हैं, जितने मर्जी परसेंट का आप करें, वो परसेंटेज 50% से ज्यादा नहीं होगा, उसकी सीलिंग लिमिट है। ये पहली चीज कही गई। सेकंड चीज यहाँ पे ये कही गई कि क्रीमी लेयर का एक्सक्लूजन करना बिल्कुल वैलिड है, और ये क्रीमी लेयर का एक्सक्लूजन कहाँ हो रहा था, सिर्फ और सिर्फ ओबीसी कैटेगरी में हो रहा था। ओबीसी कैटेगरी में हम ये देखते थे कि क्या कोई ऐसे पर्सन है ओबीसी कैटेगरी में जो वेल ऑफ हैं, जिनको रिजर्वेशन की स्कीम्स की जरूरत नहीं है, तो ऐसी कैटेगरी को हम क्रीमी लेयर कह के एक्सक्लूड कर देते हैं बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन में से। तो ये क्रीमी लेयर एक्सक्लूजन ओबीसी कैटेगरी के अंदर एब्सोल्युटली वैलिड है, कोर्ट ने कहा। और तीसरी और फाइनल इंपॉर्टेंट चीज कोर्ट ने कही कि प्रमोशंस, आप एम्प्लॉयमेंट में, आर्टिकल 16 पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात करता है, आप वहां पे रिजर्वेशंस दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक बार एम्प्लॉयमेंट हो गया है उसके बाद आगे जाके प्रमोशंस में आप रिजर्वेशन नहीं देंगे। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि सब्सिक्वेंट अमेंडमेंट्स पार्लियामेंट लेके आता है, जो कि हमारे पास 16(4)A और 16(4)B जैसे प्रोविजंस आ जाते हैं जो ये वैलिड कहते हैं कि रिजर्वेशन एंड प्रमोशंस भी एब्सोल्युटली वैलिड है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं हमारे थर्ड केस पे जो है विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। 1997 का केस है।
जब भी हम जुडिशियल एक्टिविज्म की बात करते हैं तो ये केस एक प्राइमरी एग्जाम्पल है। इस केस में होता क्या है, एक लेडी रहती हैं जो सोशल वर्कर हैं, वो अपना काम कर रही होती हैं, किसी जगह पे चाइल्ड मैरिज हो रही होती है, उसे बचा रही होती है, लेकिन वहाँ पे उनका ब्रूटली गैंग रेप किया जाता है। और उसके बाद इंडिया को ये समझ में आता है 1997 में कि हमारे पास तो ऐसे कोई लॉज ही नहीं है जो सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस विमेन के लिए इस चीज़ से बचाने के लिए बने हों। तो ऐसे लॉज नहीं है, इसीलिए कोर्ट अपने आप लेजिस्लेचर का काम करती है, एक लेजिस्लेटिव गैप को फिल करती है और गाइडलाइंस निकालती है, जिसे हम विशाखा गाइडलाइंस भी कहते हैं। ये गाइडलाइंस को निकाला जाता है कि जब तक कोई लॉ नहीं बन जाता, इन गाइडलाइंस के हिसाब से ही आप काम करेंगे। और ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि ये सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस वायलेट करता है आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 19(1)(g) जो ऑक्यूपेशन से रिलेटेड है, एंड आर्टिकल 21 को। इसके बाद ये देखा जाता है कि विशाखा गाइडलाइंस के बाद इन द ईयर 2013 पॉश एक्ट निकाला जाता है, जिसे हम कहते हैं प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट। इसके बाद गाइडलाइंस हट जाती है और इसी एक्ट के अकॉर्डिंग इन केसेस को देखा जाता है। अच्छा, यहाँ पे कभी कभी क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि किस इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से, किस इंटरनेशनल लॉ को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने विशाखा गाइडलाइंस को निकाला था। तो वो इंटरनेशनल लॉ का नाम है सीडॉ। इसका फुल फॉर्म जहाँ तक मुझे लगता है कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन ही है। एक बार आप रीचेक कर लेना, वैसे तो यही होगा इसका फुल फॉर्म। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं हमारे फोर्थ केस पे, जो है अरुणा रामचंद्र शानबाग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 2011 का ये केस है। इस केस में यूथेनेशिया की बात की गई। यूथेनेशिया को हम मर्सी किलिंग भी कहते हैं। कोई इंसान जब ऐसी कंडीशन में होता है कि उसे कोई इनक्योरेबल डिजीज़ हो गया है, वो ठीक नहीं हो सकता, लेकिन बहुत ज़्यादा पेन और सफरिंग में है, तो ऐसे में हम उसे यूथेनेशिया प्रोवाइड कर सकते हैं। यूथेनेशिया दो टाइप के होते हैं, एक्टिव यूथेनेशिया होता है और पैसिव यूथेनेशिया होता है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप एक्टिव यूथेनेशिया प्रोवाइड नहीं करेंगे, लेकिन आप पैसिव यूथेनेशिया प्रोवाइड कर सकते हैं। एक्टिव मतलब कोई एक्शन आप सामने से कर रहे हैं किसी पर्सन की लाइफ लेने के लिए, जैसे कि मान लीजिए आप कोई इंजेक्शन दे रहे हैं किसी पर्सन की लाइफ लेने के लिए। पैसिव का मतलब ये होता है कि आप कोई एक्शन सामने से नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो अभी तक हो रहा था आप उसे ओमिट कर दे रहे हैं। इसका मतलब ये कि अगर मान लीजिए आप किसी को लाइफ सपोर्ट पे रख रहे हैं, वेंटिलेटर पे किसी पेशेंट को रखा हुआ है, तो आप वो वेंटिलेटर बंद कर दे रहे हैं ताकि वो पर्सन नेचुरली डाई करे। तो पैसिव यूथेनेशिया अलाउड है, लेकिन ये भी अंडर जुडिशियल सुपरविजन ही अलाउड है। हाई कोर्ट से आपको परमिशन लेनी पड़ती है इसको करने के लिए भी। तो ये था इस केस के बारे में। आगे बढ़ते हैं हमारे फिफ्थ केस पे, जो है नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 2014 का ये केस है। इस केस में जो सबसे ज़रूरी बात थी वो यही थी कि थर्ड जेंडर को रिकॉग्नाइज़ किया गया था। और किन्हें रिकॉग्नाइज़ किया था एज अ थर्ड जेंडर? वो थे ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर पर्सन अभी तक हम देखते थे इंडिया में कि सिर्फ मेल और फीमेल कैटेगरीज को ही रिकॉग्नाइज़ किया गया है, लेकिन नालसा केस के बाद थर्ड जेंडर्स यानी कि ट्रांसजेंडर्स को भी रिकॉग्नाइज़ किया गया और कहा गया कि इन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने की ज़रूरत है अंडर दीज आर्टिकल्स, आर्टिकल 14, 15, 16, 19 एंड 21। और अफर्मेटिव एक्शन लेने की भी ज़रूरत है, क्योंकि बहुत हद तक डिस्क्रिमिनेशन हुआ है ट्रांसजेंडर पीपल के अगेंस्ट। इसीलिए अफर्मेटिव एक्शन यानी कि रिजर्वेशंस भी प्रोवाइड करनी चाहिए, ऐसा कोर्ट ने गाइड किया इस केस में। और तो और साथ में सेल्फ आइडेंटिफिकेशन ऑफ जेंडर को भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बताया गया कि हर इंसान को हक है कि वो अपना जेंडर सेल्फ आइडेंटिफाई कर सके। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं हमारे सिक्स्थ केस पे, जो है शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017। ट्रिपल तलाक केस इसे कहा जाता है। मुस्लिम लॉ के दो इंपॉर्टेंट केसेस हैं। सबसे पहला केस है शाह बानो बेगम, जिसे हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। उसके बाद हमारे पास एक सेकंड केस आता है, जो है शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। मुस्लिम लॉ के अंदर जब हम देखते हैं तो तलाक के कुछ फॉर्म्स बताए गए हैं, जिसमें से एक फॉर्म है तलाक बिद्दत। इस फॉर्म के अंदर क्या होता है, आप इंस्टेंट ट्रिपल तलाक दे सकते हैं, यानी कि आपको 3 बार सिर्फ तलाक वर्ड को प्रोनाउंस करना है और वो ओरल प्रोनाउंसिएशन से ही आपका तलाक यानी कि आपका डिवोर्स हो जाता है। अब इस राइट से क्या हो रहा था, विमेन मर्सी पे रह रही थी अपने हस्बैंड की, मुस्लिम विमेन स्पेशली। तो ये देखा गया कि ये जो फॉर्म ऑफ डिवोर्स है, ये विमेन की राइट टू इक्वालिटी और डिग्निटी को वायलेट कर रहा है, और ये अपने आप में आर्बिट्ररी भी है। कोई आप रीजन नहीं प्रोवाइड कर रहे, कुछ नहीं, आप बस एक बार आप ये 3 शब्द बोल दें और वहां पे डिवोर्स हो गया है। क्योंकि विमेन क्या होता है, जनरली हम देखते हैं विमेन डिपेंडेंट रहती हैं अपने हस्बैंड्स पे। तो उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, पर्सनल लॉ को ओवरराइड करते हुए तलाक बिद्दत यानी कि ट्रिपल तलाक फॉर्म को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा गया। और इसके बाद सब्सिक्वेंटली पार्लियामेंट एक लॉ भी लेके आई थी इस चीज़ को सुपरवाइज करने के लिए, जो लॉ है मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड मैरिज एक्ट 2019। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप किसी भी लॉ एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप ये जानते होंगे कि पास्ट लैंडमार्क जजमेंट्स और रीसेंट केस लॉस कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए।
हमारे चैनल पे केस लॉस के लिए एक डेडिकेटेड स्टडी पैकेज आपको देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर आपके लैंडमार्क और रीसेंट इंपॉर्टेंट सारे जजमेंट्स को कवर किया गया है। आपको हमारा ये स्टडी पैकेज देखने को मिल जाता है जिसके अंदर सारे लैंडमार्क जजमेंट्स कवर्ड है, सारे सब्जेक्ट्स के भी लैंडमार्क जजमेंट्स कवर्ड है। उसके बाद आपको रीसेंट इंपॉर्टेंट जजमेंट्स के लिए मंथली अपडेट्स मिल जाती है फॉर द ईयर 2025 एंड स्पेसिफिकली फॉर क्लैट पीजी मॉक टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। ये अपने आप में एक ऑफलाइन और एग्जाम रेलेवेंट मॉक टेस्ट सीरीज है जो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। इनमें से किसी भी मटेरियल को अगर आप अवेल करना चाहते हैं या इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी व्हाट्सएप चैट का लिंक अवेलेबल है, वहां जाके आप हमसे बात कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट केस पे, जो है जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 का केस है। राइट टू प्राइवेसी की बात करता है। देखिए, जब 2017 की अगर हम बात करें तो आधार बहुत ज़ोरों शोरों से इंक्लूड किया जा रहा था हमारी सोसाइटी में, और ये देखा जा रहा था कि स्टेट सर्वेलेंस अपने आप में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। उस टाइम पे राइट टू प्राइवेसी की बात की गई, और इससे पहले बहुत से केसेस हुए थे, जैसे कि खड़क सिंह केस हुआ था एक हमारे पास, MP शर्मा केस हुआ था, जिसके अंदर कहा गया था कि राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट्स नहीं है। तो हमारे के.एस. पुट्टास्वामी केस में कहा गया कि राइट टू प्राइवेसी अपने आप में एक फंडामेंटल राइट है जो फ्लो करती है आर्टिकल 21 के अंदर से, और आर्टिकल 14 और 19 में से भी हम इसे डिसाइफर कर सकते हैं। और MP शर्मा केस को ओवररूल किया गया, खड़क सिंह केस को पार्शियली ओवररूल किया गया, क्योंकि जस्टिस सुब्बा राव का जो डिसेंट था वो ये कहता था कि प्राइवेसी एक इंट्रिंसिक फंडामेंटल राइट है, उसे अपहेल्ड किया गया। लेकिन जो मेजॉरिटी पोर्शन था खड़क सिंह का, उसे ओवररूल करते हुए ये कहा गया कि राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। इसके बाद नेक्स्ट केस पे हम जाते हैं, नवतेज सिंह जोहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस है सेक्शन 377 IPC के ऊपर। सेक्शन 377 IPC अभी तक क्या करता था, जो होमोसेक्सुअल एक्ट्स हैं उन्हें क्रिमिनलाइज करता था, उन्हें एज अ ऑफेंस बताता था। इस केस का नालसा केस के बाद आना बहुत ज़रूरी था, और ये केस आया और ये कहा गया कि होमोसेक्सुअल एक्ट्स को हम डीक्रिमिनलाइज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कंसेंशुअल होमोसेक्सुअल एक्ट्स की ही बात की गई है। सिर्फ कंसेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे अगेन कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को अपहेल्ड किया गया, क्योंकि सोशल मोरालिटी के हिसाब से हम आज भी देखते हैं कि ये सब चीज़ें एक टैबू है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी जो आर्टिकल 14, 15, 19, 21 से हमें देखने को मिलती है, उसके अंदर LGBTQ+ कम्युनिटी की राइट्स को अपहेल्ड करते हुए सेक्शन 377 को डीक्रिमिनलाइज किया गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट केस पे, जो है श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015 का ये केस है। ये केस बात करता है सेक्शन 66A ऑफ IT एक्ट के बारे में। 2000 का IT एक्ट है ये। बेसिकली ये सेक्शन क्या कहता है, ये सेक्शन कहता है कि ऑनलाइन स्पीच को ये क्रिमिनलाइज करता है। अगर कोई पर्सन ऐसी ऑनलाइन स्पीच या फिर ऐसा ऑनलाइन जाके कुछ ट्वीट कर दे रहा है, कुछ लिख दे रहा है जो कि किसी पर्सन को ऑफेंसिव या फिर अनोइंग लग रहा है, तो उसे एज अ क्राइम, उसे एज अ ऑफेंस देखा जा रहा। तो सुप्रीम कोर्ट के पास जब ये केस गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो सेक्शन है ये अपने आप में लोगों की फंडामेंटल राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन को वायलेट करता है, और ऐसा इसलिए करता है क्योंकि ऑफेंसिव, अनोइंग, ये जो वर्ड्स यूज किए गए हैं सेक्शन 66A में, ये काफी वेग वर्ड्स। किसी के लिए क्या अनोइंग है, क्या ऑफेंसिव है, ये हम नहीं बता सकते। किसी एक पर्सन के लिए कोई एक बात ऑफेंसिव हो सकती है, किसी एक पर्सन के लिए ऐसा हो सकता है कि इट्स नॉट अ बिग डील। इसी को ध्यान में रखते हुए कोर्ट सेक्शन 66A को स्ट्रक डाउन करती है, और ये केस अपने आप में एक इंपॉर्टेंट केस है डिजिटल फ्री स्पीच के ऊपर। आगे बढ़ते हैं हमारे फाइनल केस पे आज के लिए, जो है इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 2018 का केस है, सबरीमाला केस। ऑफ कोर्स ये केस आपने डेफिनेटली सुना होगा। इस केस में एंट्री ऑफ वुमेन पर बैन लगाया गया था, जो कि एज ग्रुप 10 to 50 ईयर्स से बिलोंग करती हैं। स्पेसिफिकली मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन्स को बैन लगाया गया था कि आप टेम्पल के अंदर एंट्री नहीं कर सकते इन एज ग्रुप्स में। इसके बाद क्या हुआ, कुछ NGO, कुछ एक्टिविस्ट आए और उन्होंने कहा कि ये ब्लेटेंट वायलेशन है राइट टू इक्वालिटी का, आर्टिकल 15 का और आर्टिकल 21 का, एंड फ्रीडम ऑफ रिलीजन का भी, जो हमें आर्टिकल 25 में मिलती है। इसके बाद 4:1 की मेजॉरिटी से कोर्ट स्ट्रक डाउन करती है इस बैन को, और कहती है कि ये बैन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अगेन यहाँ पे रिलीजियस जो बिलीव्स हैं उनके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को रखा जाता है। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो के सारे केसेस यहीं पे कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी वो यूजफुल लगी होगी। ये वीडियो हर उस स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है जो किसी भी लॉ एग्जाम की तैयारी कर रहा है। तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, जब आपका एग्जाम पास आए उस टाइम पे एक बार फिर से देखें, ताकि आपका इसी वीडियो को देख के रिवीजन भी हो जाए। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं कंप्लीट करते हैं। टेक केयर एंड बाय बाय।